स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, खास तौर पर बड़ी बात करेंगे शीतकालीन सत्र को लेकर। पहला दिन था लेकिन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा है क्योंकि 4 नए बिल यहां सरकार की ओर से लाए गए हैं। हालांकि इसमें एक नया बिल है और बाकी के 3 बिल्स में अमेंडमेंट की जाएगी। कुछ इसी तरह से बिल आज पेश किए गए हैं, लेकिन किस तरह का प्रावधान इन बिलों में रहने वाला है ये जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के लिए इसमें सबसे बड़ा झटका है। इसमें इंक्रीमेंट और सीनियरिटी का लाभ ना देने की बात की गई है। किन कर्मचारियों को और किस सिचुएशन में ये फिलहाल इंक्रीमेंट नहीं दी जाएगी, सीनियरिटी का लाभ नहीं दिया जाएगा, बारीकी से ये जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। दूसरी बड़ी बात करेंगे पब्लिक सर्वेंट्स की गिरफ्तारी को लेकर क्योंकि इस बिल में भी अमेंडमेंट हुई है। हालांकि किस तरह की व्यवस्था आने वाले समय में अब रखी जाएगी ये भी जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं क्योंकि जैसा कि हमने कहा 4 बिल पेश किए गए हैं जिसमें एक नया बिल है। ये सरकारी कर्मचारियों की इंक्रीमेंट और सीनियरिटी से जुड़ा है, लेकिन जो बाकी के 3 बिल है इसमें अमेंडमेंट की गई है और ये पब्लिक सर्वेंट की गिरफ्तारी को लेकर भी बिल में अमेंडमेंट ही की जाएगी। हालांकि अभी पेश किया गया है, पारित नहीं हुए हैं। इससे पहले बड़ी नोकझोंक भी दोनों पक्षों के बीच इन बिल्स को लेकर देखने में आ सकती है। तीसरी बात करेंगे प्रश्नकाल को लेकर। काफी इंटरेस्टिंग सवाल आज लगाए गए थे लेकिन प्रश्नकाल हो ही नहीं पाया, किस वजह से, ये भी बड़ी जानकारी लेकर आए हैं। और चौथी बात करेंगे जिला परिषद वार्ड से जुड़ी। नए जिला परिषद वार्ड बनने जा रहे हैं और क्या आप जानते हैं इस एक्ट में भी अमेंडमेंट होने जा रही है। दरअसल यहां जो आबादी को लेकर जानकारी सामने आई है, कितनी रखी जाएगी, अब किस क्षेत्र में कितनी आबादी को देखते हुए नया जिला परिषद वार्ड बनेगा, ये आज बड़ी जानकारी सामने आई है। तो बारीकी से आप तक ये जानकारी हम पहुंचाने वाले हैं, लेकिन शुरुआत करना चाहेंगे मौसम से क्योंकि ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है शीतलहर को लेकर, वो भी 4 जिलों में। इसमें बिलासपुर है, मंडी है, हमीरपुर है और इसके अलावा ऊना में भी शीतलहर महसूस की जाएगी। इनकी शीतलहर की चपेट में ऊना भी आने वाला है। इस बार पहली मर्तबा इस तरह की स्थिति बनी है जब पहाड़ी इलाकों में तापमान ज्यादा है इस दौरान, और जो तापमान दर्ज किया जा रहा है वो ज्यादा है मैदानी इलाकों के कंपैरिजन में क्योंकि शीतलहर की चपेट में मैदानी इलाके आ गए हैं कोहरा पड़ने की वजह से, लेकिन पहाड़ी इलाकों में उतनी ज्यादा ठंड नहीं हो रही है। ये स्थिति पहली मर्तबा देखने के लिए मिल रही है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से इस तरह का दावा किया गया है। अगली बात करेंगे विधानसभा को लेकर क्योंकि शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है। धर्मशाला तपोवन में आज सुबह से लेकर ही हमने आपको कई बड़ी तस्वीरें भी दिखाई और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का क्या कुछ कहना था, मुख्यमंत्री सुक्खू ने क्या बड़ा बयान दिया है, बारीकी से एक एक अपडेट हमने आपके समक्ष रखी है। शुरुआत करेंगे उस व्यवस्था को लेकर जो कि बदली गई है शीतकालीन सत्र के दौरान ही विधानसभा में। हालांकि अब जितने भी सत्र होंगे उसमें यही व्यवस्था लागू रहेगी। अभी तक देखिए यहां ई विधान प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब राष्ट्रीय ई विधान व्यवस्था में से बदल दिया गया है। नेवा का इस्तेमाल अब होगा। ये पूरी तरह से डिजिटल मोड रहने वाला है। वन नेशन वन एप्लीकेशन की कड़ी में बड़ा कदम उठाया गया है और 8 करोड़ 31 लाख तक का इसमें बजट खर्च किया गया है। ये बड़ी बात है। ये दरअसल तपोवन धर्मशाला में हुए विधानसभा शीतकालीन सत्र से शुरुआत की गई है, लेकिन शिमला वाली विधानसभा में भी यही प्रणाली लागू की जाएगी। इसके लिए 4 करोड़ का प्रपोजल भी तैयार किया गया है। ये विधानसभा अध्यक्ष की ओर से जानकारी दी गई। इससे देखिए फायदा क्या होगा। ये एक तरह से नई व्यवस्था रहने वाली है, पूरी तरह से डिजिटल मोड में कार्य होगा। उत्तर के लिए कई कागज टटोलने नहीं पड़ेंगे। तकरीबन यहां 10 से 15 टन कागजों की बचत होने वाली है क्योंकि डिजिटल मोड पर ही पूरा कार्य हो सकेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा का पूरा लाइव प्रसारण लोग घर बैठे देख सकते हैं। हालांकि इस बार शीतकालीन सत्र के दौरान लाइव प्रसारण नहीं हुआ क्योंकि इसके लिए और ज्यादा बजट की आवश्यकता है, लेकिन आने वाले दिनों में इनके आने वाले सत्रों में ये भी प्रयास किया जाएगा। ये व्यवस्था भी बदलने वाली है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का यह कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि भारत को डिजिटल इंडिया बनाना है और उसकी कड़ी में एक कदम उठाया गया है। इससे पहले ई विधान प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब देखा जा सकता है राष्ट्रीय ई विधान में इसे एक तरह से तब्दील कर दिया गया है और शिमला विधानसभा में भी हमें कुछ समय बाद ऐसी ही व्यवस्था देखने के लिए मिलने वाली है।
अब आएंगे, देखिए नियम 67 के तहत जो काम रोको प्रस्ताव आज भाजपा की ओर से लाया गया, क्या आप जानते हैं प्रश्नकाल में काफी इंटरेस्टिंग सवाल लगाए गए थे। ओपीएस से जुड़ा, सहारा योजना से जुड़ा और दीपक सानन की कमेटी ने जो सिफारिश दी थी सीबीटी प्रणाली लागू करने के लिए भर्तियों में, उससे जुड़ा सवाल भी आज लगाया गया था कि ये सिफारिश लागू क्यों नहीं अभी तक हो पाई, कितना समय इसमें लग जाएगा। यानी कि सीधे तौर पर सवाल ये था कि नई भर्तियों की शुरुआत कब होगी और जिसमें सीबीटी प्रणाली लागू होगी। लेकिन अहम सवाल रह गए, प्रश्नकाल पूरी तरह से धुल गया। कारण बड़ा यह है कि भाजपाइयों की ओर से, यानी कि विपक्षी दल की ओर से नियम 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव लाया गया। काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा इन्होंने मांगी। पहले कुछ देर तक इसमें गहमा गहमी देखने के लिए मिली दोनों पक्षों में, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री सुक्खू ने हामी भर दी चर्चा के लिए और विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की ओर से भी मंजूरी दे दी गई, सहमति उन्होंने भी जता दी चर्चा के लिए। फिर सबसे पहले भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कुछ आरोप लगाए सरकार पर, इसमें कई घोटालों को लेकर आरोप लगाए गए हैं। अभी हाल ही में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के पास कच्चा चिट्ठा नाम से एक दस्तावेज सौंपा गया था। इस दस्तावेज में जितने भी घोटाले पेश किए गए हैं, चाहे शराब घोटाला है, खनन माफिया को लेकर बात है, आउटसोर्स भर्तियां हो रही हैं और टूरिज्म को लेकर भी कई घोटाले उसमें पेश किए गए थे। यही आरोप आज सदन के भीतर भी लगाए गए। पहले भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने अपनी बात कही और उसके बाद फिर बलवीर वर्मा और जो दूसरे विधायक सुरेंद्र शौरी हैं, इनकी ओर से भी आरोप लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने इसका जवाब दिया है, लेकिन फाइनल रिप्लाई इस पर कल आना है। और इसी बीच देखिए, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा कि सबूत पेश करे भाजपा, जो आरोप लगाए जा रहे हैं प्रमाण सहित वो सदन में आए। भाजपाइयों का कहना है कि उनके पास प्रमाण है, इसीलिए तो ज्ञापन उन्होंने राज्यपाल को भी सौंपा है। जो ज्ञापन उन्होंने राज्यपाल को सौंपा था उसे ही दर्शाया भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने सदन में, और ये स्वीकार नहीं किया विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने। इसके बाद गतिरोध और ज्यादा बढ़ गया था, यानी कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला और ज्यादा शुरू हो गया। 10 मिनट तक सदन को स्थगित करना पड़ा। नियम 62 के अंतर्गत ध्यान आकर्षण प्रस्ताव 2 लाए गए थे। नियम 130 के अंतर्गत भी 2 प्रस्ताव लाए गए थे, लेकिन इन प्रस्तावों पर कोई चर्चा नहीं हो पाई, प्रश्नकाल पर कोई चर्चा नहीं हो पाई। महज काम रोको प्रस्ताव पर ही चर्चा हुई। इसमें कई आरोप भाजपाइयों की ओर से लगाए गए हैं, बड़े घोटालों को लेकर आरोप लगाए गए हैं। फाइनल रिप्लाई अभी देखिए सीएम का आना है, लेकिन यह जरूर मुख्यमंत्री ने कहा है कि भाजपा के पास कोई भी सबूत नहीं है, बेवजह ही ये सभी आरोप उन पर दागे जा रहे हैं। ये बड़ी बात हम कहना चाहेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं आज के दिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात क्या रही? क्योंकि भले ही प्रश्नकाल नहीं हो पाया, लेकिन 4 बिल पेश किए गए हैं कांग्रेस की ओर से, और 4 बिलों में एक नया बिल है सरकारी कर्मचारियों को लेकर। ना तो इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा, ना सीनियरिटी का लाभ मिलेगा उन कर्मचारियों को 2003 के बाद जो अपॉइंट हुए थे। ये दरअसल कॉन्ट्रैक्ट पीरियड का लाभ ना देने की बात हुई है। ध्यान से हमारी बात सुनिएगा, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में इंक्रीमेंट और सीनियरिटी का लाभ ना देने की यहां पर बात हुई है इस बिल में। हालांकि बिल अभी पेश हुआ है, पारित नहीं किया गया है। विपक्षी दल इसके इस पूरे मैटर पर क्या कुछ कहता है, ये देखना रोचक रहने वाला है। लाजमी सी बात है कि विपक्ष इतनी जल्दी इसके लिए नहीं भी मानेगा, कर्मचारियों से जुड़ा क्योंकि बड़ा मुद्दा है। लेकिन 2003 में क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी लाई गई थी और 2003 के बाद जो भी कर्मचारी अपॉइंट हुए हैं उन्हें उनके कॉन्ट्रैक्ट पीरियड का कोई भी लाभ नहीं दिया जाएगा, ना सीनियरिटी और ना ही वित्तीय लाभ। ये कर्मचारी लंबे समय से मांग उठा रहे थे और इसी के पूरे संदर्भ में यहां आज बिल पेश किया गया है। ये नया बिल लाया गया है। रेगुलर होने तक कोई भी सीनियरिटी और वित्तीय लाभ काउंट नहीं किए जाएंगे और ना ही कर्मचारियों को दिए जाएंगे। अभी बिल पेश हुआ है, पारित होता है तो लाजमी सी बात है उन कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा 2003 के बाद जो अपॉइंट हुए हैं। लेकिन अभी बिल पारित हुआ नहीं है और इस बीच विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया रहती है ये देखना, जैसा कि हमने कहा, काफी रोचक रहने वाला है। अगली बात करेंगे पुलिस एक्ट में जो 3 संशोधन हुए हैं। देखिए इसमें भी सबसे बड़ा संशोधन सरकारी कर्मचारियों को लेकर ही है। पब्लिक सर्वेंट की सरकारी सेवा के दौरान गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है सरकार की अनुमति के बगैर। सरकारी सेवा कुछ इस तरह की मान लीजिए कि उसने फाइल में कुछ गलत चीज मेंशन कर दी या साइन कर दिए जल्दबाजी में, यानी कि कोई भी सरकारी सेवा में उसकी गड़बड़ी पाई जाती है तो जब तक सरकार की अनुमति नहीं होगी उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। ये अमेंडमेंट हुई है पुलिस एक्ट में। दूसरी बड़ी जानकारी ये है कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती अब स्टेट कैडर में ही होगी। इसके लिए पहले विरोधी स्वर भी उठे थे, लेकिन ये भी अमेंडमेंट के लिए बिल पेश किया गया है।
अगली बात करेंगे, कंप्लेंट अथॉरिटी सेशन जज के नीचे की भी हो सकते हैं, ये भी अमेंडमेंट होने वाली है। फिलहाल आज कुछ इसी तरह से इन बिलों को पेश किया गया है और जो जानकारी सामने आई है वही हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। एक देखिए, लैंड सीलिंग एक्ट को लेकर कुछ दिन पहले मामला सामने आया था। इसमें राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रतिनिधियों की ओर से मांग उठाई जा रही है कि लैंड सीलिंग एक्ट में उन्हें छूट दे दी जाए तो 30 एकड़ तक की अनुमति उन्हें दी जा सकती है। ये भी एक्ट लाया गया है संशोधन के लिए। हालांकि पूर्व जयराम सरकार भी ये अमेंडमेंट करना चाह रही थी लेकिन संभव नहीं हो पाया। अब ये देखना भी रोचक रहेगा कि क्या विपक्ष वर्तमान सरकार को ये करने देता है। पंचायती राज एक्ट में भी देखिए संशोधन हुआ है। इसमें नए जिला परिषद वार्ड बनाए जाएंगे और 25,000 से कम आबादी वाले क्षेत्रों को भी जिला परिषद वार्ड बनाने की बात हुई है। ये बड़ी जानकारी है। संशोधन के लिए ये एक्ट भी लाया गया है। तकरीबन 4 बिलों को लेकर हमने आपको जानकारी दी है। ये पुलिस एक्ट में ही 3 संशोधन का मामला है और इसके अलावा दूसरा नया बिल जो लाया गया है सरकारी कर्मचारियों के लिए है। इनके इंक्रीमेंट और सीनियरिटी पर एक तरह से अब खतरा मंडरा गया है। कॉन्ट्रैक्ट वाली सीनियरिटी और इंक्रीमेंट इन्हें नहीं दी जाएगी। जब रेगुलर होंगे उसके बाद से ही वित्तीय लाभ और सीनियरिटी इन्हें मिलने वाली है। ये हम सीधे तौर पर समझ के चल सकते हैं, जो कि नया बिल आज पेश किया गया है। पंचायती राज एक्ट में भी अमेंडमेंट हुई है और चौथी बात जो कि लैंड सीलिंग एक्ट को लेकर हमने आपके समक्ष रखी है। इसके अलावा देखिए, रिसोर्स मैनेजमेंट कमेटी की बैठक होने वाली है। डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में इन्हें ही इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। अगले कल होगी। और बेरोजगार युवाओं के लिए राहत भरी खबर ये है कि जो फंसे हुए पोस्ट कोर्स हैं इस पर भी मीटिंग होने वाली है परसों, यानी कि शीतकालीन सत्र के दौरान ही मुकेश अग्निहोत्री की ओर से ये मीटिंग ली जाएगी। कोई बड़ा फैसला निकलकर सामने आ सकता है। अभी हाल ही में मुकेश अग्निहोत्री ने एक बड़ा ऐलान किया था कि फंसे पोस्ट कोर्स को जल्दी ही क्लियरेंस दे दी जाएगी, यानी कि प्रोसेस जहां रुका है उसे कंटिन्यू किया जाएगा। रुकी भर्तियों के रिजल्ट 1 महीने के भीतर घोषित किए जाएंगे और नियुक्तियां भी मिलेगी उन अभ्यर्थियों को जो कि उसके लिए पात्र हैं। और अब उसके बाद मीटिंग होने जा रही है परसों ही, एक दिन छोड़कर। तो ये हम हलचल काफी तेज कहना चाहेंगे भर्तियों के मामले में। लेकिन बेरोजगार युवा काफी ज्यादा आक्रोश में हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी गेस्ट टीचर भर्ती करने की बात हुई है और इस पर विरोधी स्वर कुछ ऐसे उठे हैं कि यहां शिक्षित बेरोजगार संघ की ओर से प्रदर्शन किया जाएगा। ये धर्मशाला में पहुंचने वाले हैं। इन्होंने रैली की कॉस्ट भी जमा करवा दी है 5,000 के करीब। काफी संख्या में आएंगे, ये दावा इनकी ओर से किया जा रहा है। गेस्ट टीचर भर्ती नहीं होनी चाहिए क्योंकि आउटसोर्स आधार पर यह भर्ती हो रही है। अगर आउटसोर्स पर ही अब शिक्षक रखने हैं तो उन बच्चों का क्या होगा, उन अभ्यर्थियों का क्या होगा जो दिन रात मेहनत करके कमीशन क्वालिफाई करने की तैयारी कर रहे हैं। या बैच वाइज भर्तियों का भी इंतजार हो रहा है। लेकिन यहां तो दूसरा ही रास्ता सरकार ने निकाल लिया है कि आउटसोर्स आधार पर भर्तियां की जा रही है। ये उचित रास्ता नहीं है। ये पहले भी विरोध प्रदर्शन राजधानी शिमला में कर चुके हैं, अब धर्मशाला में एकत्रित होने वाले हैं। एक तरह से विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन सरकार ने खुद को डिफेंड करते हुए इस मामले में पहले ही ये तर्क दे दिया है कि ये अस्थायी भर्ती है, ये सिर्फ और सिर्फ छात्रों की सहूलियत के लिए की जा रही है। ट्राइबल एरियाज में जब शिक्षक छुट्टी पर जाते हैं तो बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है क्योंकि काफी कम संख्या में वहां शिक्षक तैनात हैं। एक भी शिक्षक छुट्टी जाता है तो बच्चों की पढ़ाई बहुत बुरी तरह से सफर होती है। किसी दूसरे शिक्षक को जिम्मा नहीं दिया जा सकता, पहले से तादाद वहां शिक्षकों की कम है। इसीलिए इन शिक्षकों को दायित्व दिया जाएगा उस वक्त बच्चों को पढ़ाने का जब नियमित शिक्षक गए होंगे छुट्टी पर। यह तर्क जरूर दे दिया है, लेकिन यह तर्क भी अभ्यर्थियों को रास नहीं आ रहा है, अन्य बेरोजगार युवाओं को रास नहीं आ रहा है और वो अब धर्मशाला पहुंच रहे हैं विधानसभा का घेराव करने के लिए। 2 बड़े प्रदर्शन भी आज हुए हैं, एक तो भाजपा का और दूसरा कांग्रेस का। ये राजधानी शिमला में राजभवन के बाहर कांग्रेस गरजी है। पूर्व सांसद और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। हालांकि ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदर्शन किया गया है। दरअसल यहां प्रतिभा सिंह ने दावा यह किया है कि केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं, बहुत से वर्ग परेशान हो गए हैं, पूंजीपतियों को संरक्षण दिया जा रहा है। अमेरिका की अदालत में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं अडानी पर, लेकिन उसे भी भारत में संरक्षण दिया जा रहा है केंद्र सरकार की ओर से। और मणिपुर में हिंसक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, महिलाएं परेशान हैं। 1.5 साल से वहां पर महिलाओं का जीना हराम किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1.5 साल में एक बार वहां नहीं गए। क्या महिलाओं के प्रति इतना ही सम्मान वो करते हैं? सवाल उन्होंने उठाए हैं। और आज हर राज्य में ही कांग्रेस की ओर से यह प्रदर्शन किया गया है। दूसरा प्रदर्शन भाजपा ने किया धर्मशाला में जोरावर स्टेडियम में। भाजपाई काफी संख्या में एकत्रित हुए
थे। दरअसल जिला कांगड़ा के जितने भी बड़े चेहरे हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी वहां पहुंचे थे और कांग्रेस सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया। इसमें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी शामिल हुए और उनका कहना था कि 2 साल का कार्यक्रम आयोजित किया गया, ये उचित नहीं है क्योंकि एक भी उपलब्धि कांग्रेस सरकार ने हासिल नहीं की है, तो आखिरकार किस बात का कार्यक्रम आयोजित किया गया। 10 गारंटियां दी गई थी, 10 गारंटियों को देकर ही सत्ता में काबिज हुई थी कांग्रेस, लेकिन जनता के हाथ कुछ नहीं लग पाया है। इससे ज्यादा चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। एक बड़ा आरोप और लगाया गया है भाजपाइयों की ओर से कि 27,465 करोड़ तक का कर्ज ले लिया गया है। इस कर्ज का आरोप लगाया गया है, लेकिन विकास के नाम पर फिर भी कुछ नहीं हो पाया है। संख्या काफी ज्यादा थी भाजपा के साथ। जैसे ही इन्होंने जोरावर स्टेडियम से आगे बढ़ने की कोशिश की विधानसभा की ओर, तो पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए थे, इन्हें रोकने की कोशिश की गई। भाजपा ने बैरिकेड्स को तोड़ने का प्रयास किया। इसी बीच पुलिस और भाजपाइयों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। नेता प्रतिपक्ष का कहना था कि संख्या बहुत ज्यादा थी, सभी विधानसभा तक भी पहुंचने वाले थे, लेकिन सरकार ने पहले ही उन्हें आने से रोक दिया। प्रदर्शन करने के लिए या विरोध करने के लिए कोई किसी की आवाज को नहीं दबा सकता है। ये कुछ बड़े आरोप आज इनकी ओर से लगाए गए हैं। सदन के भीतर भी भ्रष्टाचार को लेकर बड़े आरोप कांग्रेस सरकार पर विपक्ष ने लगाए और सदन के बाहर भी भ्रष्टाचार पर खूब कहे हैं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और अन्य भाजपा विधायकों की ओर से भी कुछ इसी तरह के तर्क दिए गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, भीड़ काफी ज्यादा हो गई थी जोरावर स्टेडियम में और यहां एमएलए के मोबाइल चोरी होने का मामला सामने आया है। भाजपा विधायक जनक राज के मोबाइल फोन को चोरी किया गया। काफी जेब कतरे वहां पर घूम रहे थे, इस तरह की जानकारी सामने आई है। और भी कई एमएलए और कार्यकर्ताओं के फोन चोरी किए गए हैं। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस को रिपोर्ट दी गई है भाजपा की ओर से। अब देखिए, स्कूली छात्रों से जुड़ी बड़ी जानकारी हम लेकर आए हैं। अभी एग्जाम्स का भी दौर चल रहा है, एग्जाम्स के बीच छुट्टियां रहती हैं, लेकिन छुट्टियों के दौरान भी छात्रों को और स्टाफ को स्कूल पहुंचना होगा। ये प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं शिक्षकों को कि उन्हें अगले पेपर की तैयारी बच्चों को करवानी है। अभी बीच में देखिए क्या होता था, 2 से 3 दिन या 6 से 7 दिन की छुट्टी भी रहती थी, लेकिन पेपर के दौरान अब छुट्टी नहीं रहने वाली है, बल्कि अगले एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी शिक्षकों की ओर से। ये प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से निर्देश जारी हो चुके हैं और 31 दिसंबर तक स्टाफ सहित बच्चों को स्कूल में आना होगा। ये बात क्लियर हो गई है। ये कुछ अभिभावकों की ओर से भी डिमांड उठाई जा रही थी कि जब ज्यादा दिन की छुट्टी होती है तो घर में भी बच्चे पढ़ते नहीं हैं और इसके अलावा शिक्षकों को भी मौका मिल जाता था छुट्टी करने का, लेकिन अब यहाँ टाइम यूटिलाइज करने के लिए और बच्चों की पढ़ाई और ज्यादा गुणवत्तापूर्वक करने के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। करुणा मुल्कों पर फैसला कब आएगा ये कहना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन एक उम्मीद जरूर जगी है इनके दिलों में। वो इसलिए क्योंकि 24 दिसंबर को उस कमेटी की बैठक होने वाली है जो कि करुणा मुल्कों के लिए बनाई गई है। हालांकि करुणा मुल्क आश्रित धर्मशाला में भी पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। एक मांग जो कि प्रमुखता के तौर पर ये उठा रहे हैं वो यही है कि सालाना आय को हटा दिया जाए। जो सालाना आय की शर्त है उसे पूरी तरह से खत्म किया जाए, उसके बाद ही इन्हें नौकरियां मिल पाएंगी। बहुत सारे करुणा मुल्क आश्रित सालाना आय वाली शर्त की वजह से पात्र नहीं बन पा रहे हैं। ये सीधे तौर पर इन्होंने मांग उठाई है, पहले भी कई दफा उठाते आए हैं, अभी तक तो कोई हलचल इस पर नजर आई नहीं। और मुख्यमंत्री सुक्खू ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि पहले पॉलिसी बनाई जाएगी, उसके बाद तय होगा कि क्या रिलैक्सेशन इन्हें यहां पर दी जा सकती है। सभी आवेदन मांग लिए गए हैं सरकार की ओर से, सभी डिपार्टमेंट से आवेदन पहुंच गए हैं सरकार के पास। एक एक आवेदन को स्टडी किया जा रहा है कि क्या केस है और किस तरह की रिक्वेस्ट उसमें की गई है, ताकि उसी अनुसार यानी कि हर पहलू को देखते हुए यहां पर पॉलिसी तैयार की जा सके। लेकिन अभी जो 24 दिसंबर को शीतकालीन सत्र के बाद बैठक होने जा रही है कमेटी की, इससे काफी ज्यादा उम्मीद है करुणा मुल्क आश्रितों को कि हो ना हो कोई बड़ा फैसला इनके लिए लिया जाएगा। अब आना चाहेंगे उस घटना पर जो कि कुछ रोज पहले पेश आई थी। हालांकि इसे घटना नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कुफ्री में गए थे एक कार्यक्रम के लिए। जनता के द्वार कार्यक्रम इनकी ओर से शुरू किया गया है और प्रवास पर कुफ्री में गए थे। वहां रात्रि भोजन में इन्हें मुर्गा परोसा गया। कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फिर ये खबर चल पड़ी कि जो मुर्गा है ये जंगली मुर्गा है और जंगली जानवरों को नहीं मारा जा सकता है, इन्हें मारना वर्जित है।
इसके बाद कुफ्वी के लोग काफी निराश हुए हैं। उनका कहना है उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, उनके पारंपरिक व्यंजनों का मजाक बनाया गया है, उनकी संस्कृति को भी ठेस पहुंची है। इसी बीच कुलक पंचायत की प्रधान सुमन चौहान की ओर से एफआईआर दर्ज कर दी गई है कुछ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और कुछ बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी कि ये गलत जानकारी दर्शा रहे हैं। वो जंगली मुर्गा नहीं था बल्कि देसी मुर्गा ही उसे बताया जा रहा है, घर में पाला हुआ था और ये आरोप सही नहीं है। फर्जी मेन्यू प्रसारित किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, इस बात का उन्हें खेद है। इसीलिए 6 से ज्यादा प्लेटफॉर्म्स पर यहां अभी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और मुख्यमंत्री सुक्खू ने भी इस बारे में पहले तर्क जरूर दिया था। हालांकि उनका यह भी कहना था कि वो नॉनवेज खाते ही नहीं हैं, लेकिन जो लाइव दिखाया गया है उनकी प्लेट में परोसा गया है। कुव्वी के लोगों का कहना है कि गलत मेन्यू को प्रसारित किया जा रहा है, इसमें एडिटिंग का भी इस्तेमाल हुआ है और ये जानकारी भी बहुत गलत है कि जंगली मुर्गा मार के वो खाना उन्हें परोसा गया था। अब इस पूरे मैटर में क्या कुछ होता है देखना होगा। हिमाचल प्रदेश में हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से ऐसे ही कांड सामने आ रहे हैं। पहले समोसा कांड और काफी ज्यादा हिमाचल प्रदेश उसे लेकर ट्रॉल भी हुआ था बाहरी राज्यों में। अब मुर्गा कांड सामने आ गया है, जिसके बाद कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और कुछ बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी जो सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है उन पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। देखिए, एक सवाल जो कि आज पूछा गया था, ये दरअसल लोक सेवा आयोग और राज्य चयन आयोग, हालांकि राज्य चयन आयोग तो अभी तक फंक्शनल नहीं हो पाया है, यानी कि भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन इससे पहले कर्मचारी चयन आयोग में भी ये समस्या सामने आती थी अभ्यर्थियों की ओर से कि ऑनलाइन आवेदन जब करते थे तो वीक इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से आवेदन नहीं हो पाते थे। तो इसके लिए क्या रास्ता सरकार ने निकाला है? सरकार की ओर से तर्क दिया गया है कि अतिरिक्त समय उन्हें दे दिया जाता है ताकि वो फिर से ऑनलाइन आवेदन के लिए ट्राई कर सके। पटवारी के पद जो स्वीकृत किए गए हैं, कब तक भरने की प्रक्रिया शुरू होगी, इसमें भी एक छोटी सी अपडेट निकलकर सामने आई है, क्योंकि ये 874 पद हैं जो कि भरे जाएंगे, लेकिन संबंधित विभाग अन्य परामर्शी विभागों के साथ अभी प्रक्रिया को लेकर विचाराधीन है। जब अन्य परामर्शी विभागों की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आएगी या कोई अच्छा सुझाव दिया जाएगा, उसके बाद ये प्रक्रिया भी भर्ती की शुरू होने वाली है। तो आज ये जानकारी हम आपके लिए लेकर आए थे। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।